हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम आपके पढ़ रहे हैं। हमने पहला चैप्टर कर लिया था कक्षा 10 का वास्तविक संख्याएं। हमने थ्योरी कर ली, हमने उसके एग्जाम्पल कर लिए, उसके सारे के सारे क्या कर लिए थे, क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आपका एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। इसके बारे में हम बेसिक जानकारी बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, लेकिन चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको बेसिक फंडामेंटल्स के क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। कि जैसे कि बहुपद होता क्या है, कि बहुपद की पहचान तो आनी चाहिए कि बहुपद है या नहीं है। हाँ या ना में जब आपको 4 ऑप्शन दे के आप निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो पहले तो क्या आनी चाहिए, आपको उसकी पहचान आनी चाहिए कि यह बहुपद है या नहीं। तो वो होगा परिभाषा से। फिर बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे हम। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? बहुपद के प्रकार एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। एक पदों के आधार पर होता है, एक उसकी घातों के आधार पर होता है। एक पदों के आधार पर और एक उसकी घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर अगर किसी में एक भी पद नहीं, मतलब शून्य पद है, तो उसको हम शून्य बहुपद बोलेंगे। धीरे धीरे आगे चीजें करते जाएंगे, बहुपद की घात वगैरह ये चीजें पढ़ें। एक लेक्चर जो है वो बनाएंगे ये, फिर एक लेक्चर थोड़ा सा आगे और बना के 2 बना के। प्रश्नावली के ज्यादा नोट्स है नहीं, ध्यान रखना। 2.2 के बहुत कम से नोट्स हैं। 2.1 का एक बिल्कुल छोटा सा नोट्स है जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी आपको चीज़ें नॉर्मल करनी है। ठीक है, इसके अंदर पढ़ते हैं चीज़ें और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले बेसिक बातें करते हैं, है क्या। ये जो नाम लिखा हुआ है ना बहुपद, क्या लिखा हुआ है? बहुपद। इसका मतलब होता है बहुत सारे पद, बहुत सारे पद। खूब सारे आपको पद लेने हैं। 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद और 7 पद, बहुत सारे पद। और ये जो बहुपद होता है ना, ये आपका जो बहुपद है वो 2 बातों के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? 2 बातें होती है इसके अंदर, इस बहुपद के अंदर। एक होता है चर और एक होता है आपका अचर। एक होता है चर और एक क्या होता है? अचर। अब आप कहेंगे सर चर और अचर क्या है? चर का मतलब होता है कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट। चर का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स। चर का मतलब क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स का मतलब समझते हो? अल्फाबेट कहां तक होते हैं? आप कहेंगे सर अल्फाबेट का मतलब हो गया A to Z। जितने भी चर आपके हैं, ABCD का कोई भी अक्षर आ रखा है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। आप कहेंगे सर अचर क्या होता है? अचर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर सभी संख्या। अचर का मतलब क्या होता है? 0 को अगर आपने छोड़ दिया। अब आप कहोगे सर 0 क्यों छोड़ा? अचर का मतलब कोई संख्या, चाहे वो प्लस की है, जैसे मैंने -100 बोला तो ये एक अचर है। मैंने बोल दिया 100/3, ये भी आपका एक अचर है। मैंने बोल दिया -10, ये भी अचर। मैंने बोल दिया प्लस का 150, यानी 150 बोला, ये भी क्या आपका एक अचर है। लेकिन शून्य को क्या करना, आपको छोड़ कर लेना। 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। 0 को छोड़कर कोई भी अगर आपके पास संख्या आती है तो उसको अचर बोला जाएगा, क्योंकि हम शून्य को शून्य बहुपद बोलेंगे आगे जाकर। इसलिए शून्य को छोड़कर आपने कोई चीज ले ली तो वो क्या कहलाएगा? आपका अचर कहलाएगा। चर का मतलब आप समझ गए, कोई भी अल्फाबेट ABCD का A to Z। और अब ये जो बहुपद होगा उसमें होती 2 चीजें, एक होगी चर और एक होगी अचर। लेकिन बहुपद कभी भी अचर के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। अचर आए तो भली बात, अचर नहीं आए तो भली बात। लेकिन बहुपद जो सबसे ज्यादा निर्भर करता है वो करता है आपके चर के ऊपर। अब इस चर की आपको क्या लेनी है? घातांक लेनी है। क्या देखनी है? चर की घातांक देखनी है। और घातांक में 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो घातांक आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। और एक घातांक आपकी होनी चाहिए धनात्मक। 2 बातें ध्यान रखना। बहुपद का मतलब होता है खूब सारे पद। बहुपद में 2 चीजें होती है, एक चर होता है, एक होता है अचर। चर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर, अचर का मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या। दूसरी बात, बहुपद कभी भी अचर के ऊपर निर्भर नहीं करता। अचर लो तो भली बात, नहीं लो तो भली बात। बहुपद निर्भर करता है चर के ऊपर। कोई भी जो चर आएगा, चर की हम घातांक देखेंगे। घातांक का मतलब समझते हो, उसकी घात कितनी लगा रखी। और अगर वो घात है पूर्ण संख्या और एक है धनात्मक, मैं यहां लगा रहा हूं तथा का चिन्ह, पूर्ण संख्या तथा धनात्मक। धनात्मक का प्लस मतलब होता है पूर्ण संख्या कौन कौन सी? या तो घात कितनी हो सकती? 0 हो सकती है, या घात 1 हो जाए, या घात 2 हो जाए, या 3 हो जाए, या 4 हो जाए। ऐसे ऐसे करके घातें हो सकती। इस पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक। ये तो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा है। तो बहुपद की बेसिक परिभाषा हमने क्या पढ़ी
कि बहुपद दो चीजें होती है बहुपद में, एक चर और एक अचर। चर का मतलब कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ गया, ए से लेकर जेड तक कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आ गया, ज्यादातर एक्स और वाई के अंदर आ रखे। अचर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्या, चाहे वो संख्या प्लस की है चाहे संख्या माइनस की। ठीक है सर। बहुपद जो होता है वो केवल और केवल चर के ऊपर निर्भर करता है, अचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अचर आए तो ठीक, अचर नहीं आए तो भी ठीक। दूसरी बात, चर की हम घातांक देखेंगे। क्या देखेंगे? घातांक। और घातांक के अंदर दो चीजें होती, तथा का मतलब होता है ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए और धनात्मक भी होनी चाहिए। मैं सारे सवाल करूंगा, परिभाषा लिखवा के हम पूरी एकदम कंप्लीट चीजें करेंगे, कौन सा किसका टाइप होता है और कौन सा किसका टाइप नहीं होता, सब चीजें। नो टेंशन, इतना सोचना नहीं। ठीक है। घातांक आपकी उसकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरी घात होनी चाहिए। आप किसी चर की घात 1/2 भी नहीं लगा सकते, किसकी चर की घात 1/2 भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं, वो 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और 0.5 का मतलब है कि वो आपकी दशमलव संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या है? दशमलव। तो पूर्ण संख्या का मतलब एक पूरी घात होनी चाहिए और साथ में होनी चाहिए धनात्मक। ऐसा करके -2 आ गया, ऐसा 2 तो देखो है तो पूर्ण संख्या, पर वो माइनस आ गया तो धनात्मक नहीं, वो क्या हो गया? ऋणात्मक। तो किसी में चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और किसी चर की घात क्या नहीं होनी चाहिए? पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर नहीं होगा। आप एग्जाम्पल देखो एक बार, क्या कौन से बहुपद हो सकते हैं, कौन से बहुपद नहीं हो सकते। मैं राइट और रॉन्ग में आपको बताता हूँ। मैंने कहीं उत्तर लिखा 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ये मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ क्या ये बहुपद है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों। आपको हाँ और ना में जवाब देना है। तो आप देखेंगे सर अभी आपने बोला है कि बहुपद के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है चर। तो चर कहाँ है? देखो, एक चर इसमें है, एक चर इसमें। ये क्या है? अचर। भाई ये जो दोनों संख्याएं हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? चर। और ये जो संख्या है वो आपकी क्या कहलाएगी? अचर। तो बहुपद दो चीजें हो गई इसमें, चर और अचर। लेकिन बहुपद किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? अचर। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, -4 से कोई लेना देना नहीं। हम देखेंगे चर को। चर कौन है? एक x है, एक क्या है? यहाँ x है। और उसकी क्या देखेंगे? घातांक। तो घातांक यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ घातांक कितनी है? 1। तो एक घात में चर आप में एक घात आई, एक कितनी आई है? 2 घात आई। क्या वो पूर्ण संख्या है? 2 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी क्या है? पूर्ण संख्या। क्या वो धनात्मक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर क्या होगा आपका? हाँ होगा। ये एक बहुपद है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूँ। अगर मेरे को एक्सरसाइज करवानी होती ना, तो एक्सरसाइज तो भी मैं इतनी देर में 2.1 पूरी करके चला जाता, आपको पता ही नहीं लगता। इतनी छोटी है 2.1। 2.2 भी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं। 2.2 के अंदर भी एक वीडियो मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल 25-25 मिनट के सवाल। ठीक है। सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इसकी है भाषा। भाषा के कंसेप्ट आपको समझने, उस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपका बहुपद हो गया। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं सब। आपने लिख दिया 4y² प्लस y की घात 3 प्लस 3y की घात -1 प्लस 4/3। ये आपके सामने एक उदाहरण है और बताना है ये क्या ये बहुपद है या नहीं। तो पहली बात चेक करते हैं, हमें चर से लेना देना, अचर से कोई लेना देना नहीं। देखो ये रहा चर। क्या चर की घात पूर्ण संख्या और धनात्मक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, पूर्ण संख्या और धनात्मक है। इधर भी देखो 3 घात आ रही है, 3 पूर्ण भी होता है और धनात्मक भी है। इधर y की घात -1 है। अब एक पूर्ण तो होता है लेकिन माइनस में 1 नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ बात क्या होगी? गलत। और ये आपका बहुपद नहीं। बोलो बेटा जी, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? आप कहेंगे सर बिल्कुल, अब इजी वे में समझ में आ गया बहुपद हम पहचान लें कौन सा है कौन सा नहीं। अभी रुको, अभी कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। और एग्जांपल में आप देखना थोड़ा सा। मैंने लिख दिया 3y² प्लस 2y प्लस 2/y की घात -3। मैंने ऐसा लिख दी। अब आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? इसका उत्तर दे देंगे ना, कि आप इस चर को देखोगे, चर की घात माइनस दिखाई देती है, आप कहोगे ना। मेरा इसमें उत्तर है हाँ। क्यों? क्योंकि अब आप शुरुआत से अगर इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 3y², फिर ये बनेगा 2y, फिर बनेगा ये 2। क्या ये चीज़ जब ऊपर आएगी तो y की घात क्या 3 नहीं बनेगी क्या? भाई जो -3 है जैसे ही नीचे से ऊपर आता है, आपको चीज़ें पता है कि 8th क्लास के अंदर रहता है a की घात -m है, तो उसको 1/a की घात क्या लिख दो? m लिख दो।
1/a की घात क्या लिख दो, m लिख दो। क्यों? क्योंकि आप किसी चीज को अंश से हर में ले जाते हो या हर से अंश में ले जाते हो, उसकी जो घातांक होती है वो माइनस वाली प्लस हो जाती है, प्लस वाली क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये -3 ऊपर आती किस में हो जाती है, प्लस। और यहाँ सब जगह देखो, इधर भी चर की घात 2 है, इधर चर की घात 1 है, इधर 3 है, सब यस है, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, यस। ये बहुपद है। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है कि कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है, हम पहचान रहे। एक और लिखता हूं आपके सामने। एक मैंने लिख दिया केवल और केवल, ऐसे 3 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया यहां पर, 3 लिख दिया। अब मैं कहूंगा ये बहुपद है क्या? आप कहेंगे सर ये तो बहुपद नहीं है, तो अचर है। लेकिन ये बहुपद है बेटा, ध्यान रखना। और इस बहुपद को हम अलग से नाम देंगे, इस 3 को हम बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। एक बात आपको पता है ना, मैं अब किसी संख्या की घात 0 करूं तो उत्तर कितना आता है, 1 आता। 3 की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। लेकिन हम 0 की घात 0 नहीं कर सकते, 0 की घात 0 परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, चलो सा हुआ कैसे ही? हुआ इसीलिए कि अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं 3 गुणा x की घात 0। जो 3 है उसको मैं 3 गुणा x की घात 0 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 3 गुणा, किसी भी नंबर की घात 0 होने का मतलब कितना होता है, 1। वापिस गुणा करवाओगे 3, वापिस एज इट इज सेम आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ देखो, क्या ये चर नहीं है? क्या है? क्या चर की घातांक 0 पूर्ण संख्या नहीं है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। क्या 0 धनात्मक नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो ये तो बहुपद है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम होता है अचर बहुपद। कोई संख्या आ गई ना, 0 को छोड़कर कोई संख्या आ गई, तो ये जितनी भी 0 को छोड़कर जो संख्याएं आएगी वो आपके कौन सा बहुपद कहलाएगी, एक अचर बहुपद कहलाएगी। कौन सा बहुपद कहलाएगी? वो एक अचर बहुपद कहलाएगी। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लारो लालियों, कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में? मेरे हिसाब से बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी पूरा सिस्टमेटिक लिखेंगे इसको, इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको किससे दर्शाते हैं, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, नो टेंशन आप रहे। एक एक चीज उदाहरण लेंगे, सब उदाहरणों में कारण लिखेंगे, क्यों बहुपद है क्यों बहुपद नहीं है, सब चीजें जितने एग्जाम्पल बन सकते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि बहुपद एक चर के ऊपर निर्भर करता है, और चर की घातांक जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या और एक होनी चाहिए धनात्मक। चर की घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एक बात आप ध्यान रखना, अगर मैं किसी चर को √y ऐसे लिख दूं, √y, ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों? किसी संख्या में रूट का मतलब होता है उसकी घात कितनी, 1/2। रूट का मतलब होता है y की घात यहाँ कितनी, 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है। 0.5 कौन सी संख्या है, दशमलव संख्या। यह आपका बहुपद नहीं होगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हम रूट, अगर कभी भी आपके अंदर ये जो रूट है, इस रूट के अंदर चर दिखाई दे दिया, रूट लगा रखा, रूट के अंदर चर आ गया, वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि रूट का मतलब होता है उसकी चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी। और अगर पूर्ण संख्या नहीं है, अगर दोनों नहीं है, मैं या नहीं लगा रहा हूं, मैंने लगाया तथा। तथा का मतलब होता है ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज, मतलब पूर्ण संख्या और धनात्मक दोनों की बात हो रही है, ना कि दोनों में से किसी एक की। दोनों में से किसी एक की होती ना, फिर सवाल अलग टाइप का होता। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ये की ये पूर्ण संख्या और धनात्मक दोनों की दोनों होनी चाहिए, इधर से उधर भी साइज नहीं होनी चाहिए। क्या बहुपद समझ में आया नहीं आया? पहले बहुपद की पढ़ते हैं परिभाषा, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में सारा, फिर बहुपद के प्रकार वगैरह, बहुपद की घात क्या होती है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। एक वीडियो लगेगा केवल बेसिक बहुपद का। बहुपद में आपको बेसिक जानकारी देने केवल और केवल एक वीडियो की जरूरत है। फिर 2.1 का परिचय पढ़ेंगे, फिर अलग से 2.2 का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको चेक देखें। नेक्स्ट स्लाइड में करवाता हूँ पूरी बहुपद की परिभाषा। अब देखो करते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, एक्चुअल में बहुपद होता कैसा है। मैंने आपके लिए पहले फटाफट में क्या कर दी, परिभाषा लिख दी, फिर अलग अलग टाइप के करेंगे। बहुपद की परिभाषा होती है, पहले हम बहुपद की परिभाषा पढ़ लेते हैं, होती क्या एक्चुअल में। यदि किसी चर को मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड, हमने कोई चर रैंडम अपनी मर्जी से मान लिया एक्स वाई जेड आएगा, कोई भी चर आ सकता है, ध्यान रखना, आपके टी आ जाए, एस आ जाए, कुछ भी आ सकता है। यदि किसी चर की घातांक पूर्ण संख्या तथा धनात्मक हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। ये परिभाषा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आपको कोई चर देखना, चर की घातांक देखनी, घातांक आपकी पूर्ण संख्या और क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर ऐसा वो रिपीट कर रहा है, शर्त को पूरा कर रहा है, तो आप कहेंगे ये बहुपद है। अगर इसमें से दोनों में से किसी एक शर्त को भी पूरा नहीं कर रहा है, पूर्ण संख्या या धनात्मक में से अगर एक भी शर्त लागू नहीं हो रही है, इसका मतलब वो बहुपद नहीं होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। दूसरी बात मैंने लिखा, इसे px से निरूपित करते हैं। अब px का मतलब है क्या, देखो मैं अगर यहाँ लिख दूं pt, मैं यहाँ लिख दूं ps, मैं यहाँ लिख दूं py,
अब इनका मतलब क्या है, पी टी का मतलब हुआ कि जो बहुपद लिखा गया वो किस चर में लिखा गया, टी चर में लिखा, इसका मतलब इसमें चर कौन सा आया होगा, टी। पी एस का मतलब है इसमें चर कौन सा आया होगा, एस। पी वाई का मतलब इसमें चर कौन सा आया होगा, वाई। वैसे ही वहां जो पी एक्स लिखा है उस पी एक्स का मतलब है कि उसमें चर कौन सा आया होगा, एक्स, और पी का मतलब पॉलिनोमियल से उसका वहां से पी उठाया गया। अब कुछ उदाहरण लिखे आपके सामने कि ये बहुपद है या नहीं। पहला उदाहरण है आपके सामने 3x² माइनस 6x प्लस 4, 3x² माइनस 6x प्लस 4, ये बहुपद है या नहीं है, इसका उत्तर आपको देना। समझना मैंने क्या बोला था, चर आपको बहुपद के लिए किसकी पहचान करनी है, चर की। मुझे अचर से कोई लेना देना नहीं, 4 मेरा अचर है, मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मेरे को मतलब है दोनों x से। यहाँ x की घात कितनी है, 2, तो 2 आपका पूर्ण संख्या भी है, 2 आपकी धनात्मक भी है, यह शर्त लागू होगी, ठीक है। यहाँ x की घात कितनी है, 1, आप इस -6 को नहीं देखें, ये तो गुणांक होता है, गुणांक आगे बात करेंगे। x की घात कितनी है, 1, यहाँ x की घात अगर 1 है, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या और धनात्मक है, तो ये बहुपद है। तो आपने लिखा है ये एक बहुपद है क्योंकि चर x की घात, चर कौन सा आया, x की घातांक पूर्ण संख्या तथा धनात्मक है। चर x की घात पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक भी है, इसका मतलब ये बहुपद है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है, 6y² माइनस y प्लस y की घात -3, माइनस का 3 लिख रखा। यहां चर देखो, y की घात कितनी है, 2, और y की घात जो 2 है वो पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक भी, यहाँ वेरीफाई हो गया। यहाँ y की घात है 1, भाई यहाँ y की घात है ना 1, जहाँ कुछ नहीं लिख रखा होता वहाँ घात कितनी होती, 1 होती है, y की घात 1 है। जैसे यहाँ x की घात कितनी थी, 1 थी, तो y की घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या और, लेकिन यहाँ y की घात कितनी है, -3। अब -3 क्या नहीं होती है, ना तो पूर्ण संख्या होती है ना ही धनात्मक होती है, तो ये बहुपद अब नहीं होगा क्योंकि माइनस आ गया। माइनस आते ही आपको नाम में उत्तर देना है, ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर कौन सा, y की घातांक धनात्मक नहीं है। अगर घातांक भाई पूर्ण संख्या प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती, माइनस और प्लस वाली संख्या होती है पूर्णांक संख्या, आपको पूर्ण संख्या लेनी है। ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके जो चर दे रखा है उसकी घातांक क्या नहीं है, धनात्मक नहीं है। तीसरा उदाहरण क्या लिखा है कि 4t² माइनस 3t प्लस √t माइनस 4। मैंने अभी पहले ही आपको बेसिक में बताया था, अगर कभी भी रूट का मतलब आए तो रूट का मतलब होता है उस जो वैल्यू दे रही है उसकी घात है 1/2, और रूट के अंदर अगर आपको कोई चर नजर आ गया, ABCD का कोई भी अक्षर रूट के अंदर नजर आ गया, फिर वो बहुपद नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन है कि 4t² हो गया माइनस का 3t प्लस √t का मतलब है t की घात कितनी, 1/2। √t का सीधा सिंपल सा मतलब है, यहाँ t की घात कितनी लिखी गई, 1/2। t की घात 1/2 आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 आपकी कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। सवाल में लिखा गया है उत्तर, ये एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। कभी भी चर के रूट के अंदर चर नजर आए आप सीधा नकार देना, ये बहुपद नहीं है, बिना सोचे समझे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। चौथा एग्जाम्पल क्या लिखा है, 3x² माइनस का 6x प्लस 4/x की घात -3 लिखा, प्लस में 4। अब आप थोड़ा सोचो, कभी भी ये जो बहुपद का चर होता है, चर बटा में नहीं होना चाहिए, अचर हो सकता है बटा में, चर क्या नहीं होना चाहिए बटा में, तो चर को ऊपर लाएंगे तो 3x² माइनस 6x प्लस, ये जैसे ही माइनस का जो घात 3 था वो जैसे ही ऊपर आएगा वो किसका बदल जाएगा, प्लस के 3 में। कोई भी चीज जो होती है अंश से हर और हर से अंश में ले जाते हैं तो उसकी घातांक परिवर्तन हो जाती है, प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो यहाँ 4x³ + 3 हो गया। आप लिखेंगे अतः ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ चर की घातांक पूर्ण संख्या और धनात्मक है, सब जगह घातांक प्लस भी है और सब जगह संख्याएं पूर्ण संख्या भी है। और एक लास्ट उदाहरण लिखा, संख्या लिखी है मैंने 100। कौन सी संख्या लिखी है, 100। कोई भी नंबर आ गया तो मैंने क्या बोला था, वो एक कौन सी संख्या है, वो एक संख्या है। संख्या का मतलब हो गया अचर, प्लस और माइनस, जीरो को छोड़कर, तो वो बहुपद होगा, लेकिन उसका अलग से एक स्पेशल नाम निकालेंगे हम। कोई भी जो संख्या आ गई उसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, अचर बहुपद बोलेंगे। कौन सा बहुपद बोलेंगे बेटा, अचर बहुपद। तो चाहे माइनस का 100 आए, चाहे आप 100 ले लें, आप चाहे माइनस का 5 ले लें, आप चाहे प्लस का 5 ले लें, आप चाहे 3 ले लें, चाहे -3 ले लें, वो बहुपद होगा, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा, जिसका नाम होगा हम बोलेंगे उसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, अचर बहुपद। इसका कौन सा नाम हो गया, अचर बहुपद। जितने एग्जाम्पल जिस टाइप के आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने सारे एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि ये जो बहुपद अब आपके जो इतने दिन
फोबिया बन रखा था कि बहुपद समझ में नहीं आ रहा है, कि बहुपद पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे। इस परिभाषा के बाद बहुपद की पहचान मेरे हिसाब से आपको बहुत बढ़िया लगेगी और बहुपद में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। हर सवाल में पहचान कर लोगे बहुपद है या बहुपद नहीं। बहुपद होना और नहीं होना एक चीज के ऊपर निर्भर करता है, उसका नाम है चर। चर की आपको घात देखनी है। घात अगर आपको धनात्मक और पूर्ण संख्या नजर आ गई, आंख बंद करके सीधा सोच लेना ये आपका बहुपद है। और दूसरी बात, रूट के अंदर कोई चर नजर आ गया, रूट के अंदर कोई चर नजर आ गया, आंख बंद कर बोल देना ये बहुपद नहीं होगा, चाहे आगे चाहे कुछ भी लिख रखा, चाहे कितना ही बड़ा समीकरण लिखा, कहीं पर भी आपको रूट के अंदर कोई एक्स दिखाई दे दिया, रूट के अंदर वाई दिखाई दे दिया, रूट के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिखाई दे दिया, मतलब अल्फाबेट दिखाई दे दिया, आप डिक्लेयर कर देना ये बहुपद नहीं होगा। 100% वो कभी बहुपद नहीं हो सकता। बात समझ में आई या नहीं आई मेरे शेर और शेरनियों को? उम्मीद है बहुपद नाम का जो ये टॉपिक अभी आपके शुरू हुआ है, इसके हमने पहले अभी 10-12 मिनट की क्लास बेसिक शुरू किया, फिर ये परिभाषा लिखी, परिभाषा मैंने पहले लिख दी आपके, आप इसको लिखें, इसको सोचें क्यों नहीं हुआ। अब ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं ऐसे ही एग्जाम्पल आए, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल आएगा तो मेरे लाल और लाली उसको सोल्व कर देंगे बहुपद है या बहुपद नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल आ जानी चाहिए। ये है बहुपद, यहाँ कोई संख्या आ गई वो अचर बहुपद होगा। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं बहुपदों के पहले प्रकार लिखते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है, फिर उनको सिस्टमेटिक तरीके से एकदम बहुपद के प्रकार को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? बहुपद के प्रकार को सोल्व करेंगे कंप्लीटली तरीके से। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, एक काम करता हूं, बहुपद के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है घातों के आधार पर, एक होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर 4 प्रकार का होता है। मैं काम करता हूं, इसमें 4 प्रकार आपको पदों के आधार पर बता दूं। कल की क्लास में हम 2 चीजें पढ़ लेते हैं। 2 कौन सी? एक हम चीज पढ़ लेते हैं घातों के आधार पर वर्गीकरण। क्यों? क्योंकि घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आता है ना ज्यादातर घातों के आधार पर आता है, क्योंकि वहां द्विघात बहुपद आएगा। हमारा द्विघात बहुपद से लेना देना, बाकी किसी से लेना देना भी नहीं, उसको हम करेंगे। तो आज हमने बहुपद की परिभाषा सीख ली। अभी इसके बहुपद के चारों पहले 8 जो 2 प्रकार होते हैं, 2 के अंदर 4 होते हैं, उसके नाम लिख लेते हैं। फिर पदों के आधार पर सारे बहुपद जितने प्रकार होते हैं सबको कर लेंगे। घातों के आधार पर प्लस बहुपद की घात शून्य कैसे निकलते हैं कल की क्लास में कर लेंगे। फिर 2.1 का एक वीडियो बनेगा, एक बेसिक का, मान लो बेसिक क्या, उसका तो आप सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा सा बन के बेसिक बनने के बाद 10 मिनट की क्लास में 2.1 के उदाहरण, पहला उदाहरण और पहला सवाल हो जाएगा, और 2.2 में ज़्यादा बेसिक है नहीं, चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, 2 वीडियो के अंदर बेसिक नॉलेज कर लेते हैं। आप पहले इसको देखें, आराम से चीज़ें लिख लें। अगली स्लाइड में करवाता हूँ बहुपदों के प्रकार। अब देखो बहुपद के पढ़ते हैं प्रकार। अभी हमने बहुपद की परिभाषा पढ़ ली, परिभाषा के बाद 4-5 उदाहरण लेके उस बहुपद को समझ लिया कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। अब हम करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ते हैं? बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे खूब सारे हैं, लेकिन हम बहुपद के मेन जो हैं वो 2 प्रकार पढ़ लेते हैं। आप लिखेंगे बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से? इन 2 प्रकारों को हम 2 भागों में बांटेंगे। इन 2 प्रकारों को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। एक नंबर हम बांटेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, और जो दूसरा करेंगे वो करेंगे घातों के आधार पर वर्गीकरण। घातों के वर्गीकरण। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर। अब पदों के आधार पर, घातों के आधार पर हुआ कैसे देखो। सपोज देर मैं एक समीकरण लिखता हूं आपके सामने, कोई बहुपद लिखता हूं 3x स्क्वायर प्लस का 4x, ये मैंने ऐसा लिखा। अब इसके अंदर कितने पद हैं? आप कहेंगे सर इसके अंदर 2 पद हैं, 1 और 2।
लेकिन मैंने आपके सामने लिख दिया 3xyz। अब आप कहेंगे सर कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर 3, जल्दबाजी कर देंगे। 3 कौन है, 1 2 3, नहीं, मैं कहूंगा ये कितना पद है, केवल 1। जब तक बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा तब तक बहुपद आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ ये हो सकता है मैं माइनस का 3 लगा दूं, अब ये 1 पद नहीं है, कितने हैं 2, लेकिन मैं बटा में अगर 5 लगा दूं अब भी ये कितने हैं 2। ये 1 पद पूरा अलग गिना जाएगा, माइनस से पहले वाला, एक माइनस के बाद वाला, एक प्लस से पहले वाला गिना जाएगा, एक प्लस के क्या गिना जाएगा, बाद वाला। तो ये होता है पदों के आधार पर वर्गीकृत पद होते कैसे। घातों के आधार पर पूरा डिस्कशन करेंगे, एकदम लंबा डिस्कशन करेंगे, नो टेंशन है कि कैसे है, क्यों है, कारण क्या। ठीक है, तो समझना आप लोग। पहला, पदों के आधार पर पहला प्रकार कौन सा है जो आपको ध्यान रखना है, और पहला प्रकार है आपके शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स। बोलो, पदों के आधार पर हम सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो होता है शून्य बहुपद। अब शून्य बहुपद क्या, जिसमें एक भी पद नहीं हो, कोई भी अगर पद नहीं आ रखा, मतलब जीरो आ रखा है, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। दूसरी बात देखो, मैं तीसरी भी एक बार लिख देता हूं, नंबरिंग डाल देता हूं। 4 प्रकार हम पढ़ेंगे एक्चुअली इसके अंदर, 4 प्रकार आपको ध्यान रखें। ऐसे खूब होते हैं 5 6 आगे नहीं करने, 4 अगर आपको याद है तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगी और 10th क्लास में आपके शानदार नंबर आ जाएंगे, आपको नॉलेज भी हो जाएगा, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो दूसरा कौन सा होता है, एक भी पद नहीं होना। अगर किसी में एक पद है, सपोज दैट किसी में कितना पद है, एक पद, तो उसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा, एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद बोला जाएगा, एक पदी बहुपद, जिसको आप मोनोमियल बोलते हैं सर, मोनोमियल्स। अगर किसी में एक भी पद, एक पद है, उसको बोला जाएगा एक पदी बहुपद, जिसमें एक भी पद नहीं उसको बोला जाएगा शून्य बहुपद। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर किसी में कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाएगा भाई, द्विपदी बहुपद बोला जाएगा। अगर किसी में कितने पद हैं, द्विपदी बहुपद, यानी कि बाइनोमियल्स बोला जाएगा इसको। अगर किसी में कितने पद, 2 पद, तो द्विपदी। अगर किसी में 3 पद तो उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा भाई। कौन सा बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यानी ट्राइनोमियल्स बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल्स। तो हमने पदों के आधार पर कितने वर्गीकरण किए, टोटल 4। अगर किसी भी ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो उसको शून्य बहुपद बोला जाता है। अगर किसी ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, एक पद हो, उसको एक पदी बहुपद बोला जाता है। जिसमें 2 पद हो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाता है। जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाता है। आप कहेंगे सर अगर 4 पद आगे, 5 पद आगे, 6 पद आगे, 7 पद आगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको केवल क्या बोला जाएगा, बहुपद। हम तो 4 तक नाम दे देंगे। 0 वाले को जीरो बहुपद, 1 पद वाले को एक पदी, 2 वाले को द्विपदी, 3 वाले को त्रिपदी। 4 से 3 से ज्यादा निकल गए, 4 पद आगे, 5 आगे, 6 आगे, 7 आगे, हमें कोई नाम नहीं देना, उसको केवल और केवल क्या बोला जाएगा, बहुपद बोला जाएगा। बोलो शेर और शेरनियों कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि बहुपद का मतलब हो गया, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक घातों के आधार पर करेंगे, एक पदों के आधार पर। पद हम गिनेंगे कितने पद हैं, फिर हम घात गिनेंगे, घातों के आधार पर घात गिनेंगे, पदों के हिसाब से क्या गिनेंगे, पद गिनेंगे। ठीक है, तो घात एक भी नहीं है शून्य बहुपद। 1 वाले को एक पदी, 2 वाले को द्विपदी और 3 वाले को त्रिपदी बोला जाता है। 3 से ऊपर घात पद निकल गए, 4 5 6, उसको बहुपद बोला जाएगा। या आप और समझना सर इस चीज को, घातों के आधार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें जो पढ़ना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। अगर किसी में जो घात कैसे देखेंगे, घात किसकी देखनी है, चर की देखनी है। बहुपद सीधा कहता है कि घात किसकी देखनी है, चर की घात देखनी है। अगर किसी चर की घात शून्य है तो उसको अभी हमने पहले बोला था, कौन सा बहुपद बोला था बेटा, अचर बहुपद। कौन सा बहुपद बोला था, अचर बहुपद, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर किसी बहुपद में, बहुपद की जो में चर की जो घात है, हम चर की घात देखते हैं, अगर चर की घात क्या है, 0 है, उसको अचर बहुपद बोला जाएगा। ठीक है साहब। अगर किसी चर में एक घात है तो उसको एक घाती बहुपद बोला जाएगा। कौन सा बहुपद बोला जाएगा? एक घाती। इसका फेमस जो नाम है वो है रैखिक बहुपद। इसका फेमस नाम कौन सा है? रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर किसी में चर की घात कितनी है? एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। दो घात वाले को क्या बोला जाएगा? द्विघाती। तीन घात है तो उसको बोला जाएगा त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आप कहेंगे सर अगर 3 से ज्यादा घात आ गई, घात 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, तो फिर क्या करेंगे? तो मैं कहूंगा फिर उसको क्या बोल देना, आप उसको केवल और केवल बहुपद बोल देना। अगर किसी में 3 से ज्यादा पद है, 4, 5, 6 पद है, या किसी में 3 से ज्यादा घात है, 3, 4 घात, 5 घात, 6 घात है, या आगे भी घातें चलती जा रही है, उसको आप केवल और केवल क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। केवल उसको बहुपद बोला जाएगा। हम तो केवल और केवल 3 तक नाम दे सकते हैं। हमने बहुपद के 2 प्रकार पढ़े। वर्गीकरण जो करना है आपको, बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो हम मेनली कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 2। एक वर्गीकरण होता है पदों के आधार पर वर्गीकरण, एक होता है घातों के आधार पर वर्गीकरण। पदों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। अगर किसी बहुपद में शून्य पद है तो उसको शून्य बहुपद बोला जाएगा। अगर किसी बहुपद में केवल एक पद है तो उसको एक पदी बहुपद बोला जाएगा। अगर किसी बहुपद में 2 पद है तो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाएगा। अगर किसी बहुपद में 3 पद है तो उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा। ऐसे ही घातों में है, घात हमेशा चर की देखते हैं। अगर किसी बहुपद में चर की जो घात है, चर की जो घात है वो अगर 0 है तो उसको हम अचर बहुपद बोलेंगे। अगर उसमें चर की घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे या एक घाती बहुपद बोलेंगे। अगर में किसी की चर की घात 2 है उसको द्विघाती बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द्विघाती हमें पढ़ना है। पूरा पूरा सिलेबस हमारे द्विघाती के ऊपर है। और अगर किसी चर की घात कितनी है? 3 है, उसको हम त्रिघाती बोलेंगे। और अगर पद 3 से ज्यादा निकल गए, 4, 5, 6, 7, या घात 3 से ज्यादा निकल गई, 4, 5, 6, 7, तो उसको केवल और केवल हम क्या बोलेंगे कि ये एक बहुपद है। हम वहां प्रकार का नाम नहीं बताएंगे। हम प्रकार का नाम केवल 3 पद या 3 घात तक ही बता सकते हैं। इससे आगे हम घात के ऊपर नहीं जा सकते। उसको किताबों ने केवल क्या बोल दिया? बहुपद। ऐसे ये पंचम बहुपद, षष्ठम बहुपद, सप्तम बहुपद, नाम का कोई मेथड, कोई नाम का होता ही नहीं है बहुपद। ध्यान रखना, फालतू की बातें हो जाती है। 3 से ज्यादा पद है, 3 से ज्यादा घात है, 4, 5, 6 है, तो उसको केवल और केवल हम बहुपद पुकारेंगे। बाकी कुछ भी नाम उसको नहीं देंगे। तो ये है 2 प्रकार कि एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। इस क्लास में लास्ट के अंदर सबसे पहले इनके प्रकार पढ़ लेते हैं पूरे। ये जो पदों के आधार पर वर्गीकरण है, पदों के आधार पर वर्गीकरण को पूरा कर लेते हैं। फिर अगली क्लास जो करेंगे वो करेंगे घातों के आधार पर वर्गीकरण। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये एकदम आपको मेंटली डिस्टर्ब करने वाला है। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी है। क्योंकि इनके सामान्य रूप भी याद रखने सबके। सामान्य रूप क्या होता है इसका, फिर उस सामान्य रूप में कौन किसका गुणांक होता है। कभी ये किसी का गुणांक हो जाएगा, कभी द्विघाती में किसी का हो जाएगा, कभी त्रिघाती में किसी का हो जाएगा। तो पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। तो आज की जो लास्ट क्लास है, अभी जो लास्ट स्लाइड होगी, उसके अंदर ये जो पदों के आधार पर जो वर्गीकरण लिखा गया है, शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, इन चारों के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा आपके नाम के सामने पढ़ा। देखो, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो। द्वि का मतलब 2 होता है, त्रि का मतलब होता है 3, और पदी का मतलब होता है पद। यहां पर भी लिखा एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। एक घात वाला एक घाती, 2 घात वाला द्विघाती, 3 घात वाला त्रिघाती। लेकिन ये जो चीज है ना, वो हमें ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़नी है। इसके लिए टाइम चाहिए। क्योंकि अगर हम कल की क्लास में इसको करते हैं ना, इस प्रकार को, तो इसमें फिर आपके सामने एक नई चीज आ जाएगी, एक बहुपद की घात पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे बहुपद की घात, फिर वो वीडियो एकदम बराबर हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मिनट का भी लंबा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। तो ये जरूरी है पढ़ना। ये सिंपल सी चीज़ें, सीधी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। सीधा मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। परिभाषा मेरे हिसाब से मैंने 3 बार रिपीट की, अब तो याद हो जानी चाहिए। और नाम में परिभाषा नहीं है, पहचानना आना चाहिए कौन सा एक पदी होता है, कौन सा द्विपदी होता है, कौन सा त्रिपदी होता है। क्योंकि एग्जाम में जब एबीसीडी का सवाल आएगा ना, तो आपको सामने लिखा होगा निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदी बहुपद है, मतलब किसमें 2 पद है, तो द्विपदी का मतलब 2 पद वाला। तो वहां पहचान आनी चाहिए कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करते हैं पदों के आधार पर वर्गीकरण। कल की क्लास हम करेंगे घातों के आधार पर वर्गीकरण और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, 2-3 दिन की क्लासों के अंदर दूसरा चैप्टर पूरी हो जाएगी। ये वीक मान के चलो आप 30 जून जो संडे आ रहा है आगे आपके, इस दिन क्या हो जाएगा, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, पहले भी हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार तक, संडे आएगा भी नहीं, फिर तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप एक बार इसको ध्यान से देखें बहुपदों के प्रकार को, फिर अगली स्लाइड के अंदर इन प्रकारों को पूरा एकदम ढंग से लिखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से परिभाषाएं लिखते हैं और इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो एक बार आप इसको। अब देखो बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। अभी मैंने आपको बहुपद के प्रकारों का वर्गीकरण बताया, एक तो घातों के आधार पर होता है, एक होता है पदों के आधार पर। अभी हम ये स्लाइड के अंदर करेंगे पदों के आधार पर वर्गीकरण, कल की क्लास में हम करेंगे घातों के आधार पर वर्गीकरण। तो हमने अभी जो 1 नंबर हमने जो इसका वर्गीकरण किया था वो किया था पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, ये हमने अभी पहले समझा है कि पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो बोलो बेटा, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। आप कहेंगे सर हमें पता है 4 प्रकार का। शून्य बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। जिसमें एक भी पद नहीं हो शून्य बहुपद, जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें 2 है द्विपदी, 3 वाले को त्रिपदी। 3 से ज्यादा निकल गए कौन सा, केवल बहुपद बोला जाएगा। एक एक परिभाषा को ढंग तरीके से समझे, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो ध्यान से। पहला प्रकार, हम पढ़ते हैं शून्य बहुपद, कि भाई शून्य बहुपद होता क्या। परिभाषा लिखता हूं, एक परिभाषा अगर थोड़ी बहुत याद होगी तो बाकी परिभाषा नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी लिख रहा हूं परिभाषा। ठीक है, आप लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो। लो सर, अब उसे शून्य बहुपद कहते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। सीधी सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है। शून्य बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो, मतलब एक भी पद हो नहीं। और इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या लिखा जाएगा, 0। इसका सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल है 0। शून्य बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद नहीं हो, मतलब कितने पद हो, शून्य पद हो, उसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा, शून्य बहुपद। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी परिभाषा, दूसरा शब्द हमने पढ़ा था एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद पढ़ा था, एक पदी बहुपद। ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, केवल एक पद हो। कितना पद हो, केवल एक पद। तो परिभाषा लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। कितना पद हो, एक पद। पदों की संख्या 1 हो, और ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। सीधा सिंपल सा मतलब होना चाहिए कि एक पदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल कितने पद हो, एक पद हो, और एक पद वाले कौन सा बहुपद बोल दोगे आप, कौन सा बहुपद, एक पदी बहुपद। अब इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग है, सबके ध्यान रखना। कैसे, आपने एग्जाम्पल में लिख दिया सपोज दैट XY, कितने पद हैं, एक है या नहीं। जब तक प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा बीच में, तब तक ये केवल एक पद रहेगा। ये भी एक पद है। चलो सर, एक में लिख देता हूं 100 XYZ,
ये भी कितना पद है, एक। सब एक पद है अभी तक, गुणा भाग का जो भी चिन्ह है, ठीक है। आपने एक लिख दिया 3/4 x², एक आपने लिख दिया x की घात 120 आदि। ये बात आप ध्यान रखना। मैंने क्या लिखा है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ध्यान रखना। जब तक बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा बेटा, तब तक आप नहीं कह सकते कि ये कितने पद हैं, ध्यान रखना। वो एक ही पद गिना जाएगा पूरा। आप देखो यहाँ घात 120 लगा रहे हो, सर आपको उसे घात कैसे लगा रहे हो? तो जब मैं पदों का वर्गीकरण करवा रहा हूं ना, तो मुझे जो केवल चीज ध्यान रखनी है वो केवल रखनी है कि पद कितना है इसके अंदर। मैं घातों से कोई लेना देना नहीं, और जिस दिन मैं घातों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा उस दिन मुझे पदों से कोई लेना देना नहीं। मुझे फिर वहां घात के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि कहीं घात वहां 1 से 2 से 3 से ऊपर नहीं निकल जाए। मैं यहाँ पद एक ही ले रहा हूं, मैं घात कुछ भी ले सकता हूं मेरी मर्जी, लेकिन मैं घात माइनस तो नहीं ले सकता ना, नहीं। क्योंकि अगर माइनस में ले ली तो फिर वो बहुपदी नहीं होगा, और अगर बहुपद नहीं होगा तो फिर बहुपद का प्रकार नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है सर। परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। अगला तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है द्विपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विपदी बहुपद। परिभाषा सिंपल सी है, मेरे हिसाब से कोई ज्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए आपको। आप लिखेंगे सर ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। जिसमें कितने पद हो? दो। एक वाले को एक बोल दिया, दो वाले को क्या बोल देंगे? द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल समझे भाई इसका। एग्जाम्पल के अंदर आप लिख देंगे 3x² + 2। कि अब ये दो पद नहीं है क्या? बिल्कुल। जैसे ही प्लस का चिन्ह आ गया ना, तो प्लस के आगे एक पद है 3x², प्लस के एक पीछे है 2, तो ये कितने पद हो गए? 2। यहां घात से कोई लेना देना नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, x की घात 100 कितने पद हैं? आप कहेंगे सर यहां कहां लिख दिया, यहां तो ये एक पद है। एक पद का मतलब ऊपर वाले में लिखो। मैं कहूंगा बिल्कुल ये अभी क्या है? एक पद है। लेकिन जैसे ही मैं -4 लगा दूं यहां पर, अब ये कितने पद बन गए? 2। माइनस से आगे वाला, माइनस से पीछे वाला, कितने पद बन गए? 2। और जिसमें 2 पद नजर आएंगे उसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा? द्विपदी बहुपद। बोलो मेरे शेर और शेरनी परिभाषा समझ में आ रही है नहीं है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई है ही नहीं ज्यादा इसमें माता बच्ची, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल और, आपने लिख दिया 3xyz। क्या ये 4 पद है क्या? आप कहेंगे सर नहीं, जब तक कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा ये 3xyz केवल एक पद है। तो केवल एक पद है, फिर ऊपर वाले में लिखना चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं -10 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? -10। अब ये एक पद नहीं होकर ये कितने पद हो गए? 2। और जैसे जिस बहुपद में आपको 2 पद नजर आए, आप डिक्लेयर कर देना वो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। बोलो लाडलियों, कोई दिक्कत है क्या? हमने 3 परिभाषाएं अभी तक लिखी, एक परिभाषा और बची छोटी सी, ठीक, उसको भी पूरा कर लेते हैं। नंबर 4 वो है त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिपदी बहुपद। इसकी परिभाषा भी सिंपल, ज्यादा परिभाषा माता बची है नहीं। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। कितने पद हो? जिसके अंदर 3 पद हो उसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा? त्रिपदी बोला जाएगा। 3 पद वाले को कौन सा बहुपद? त्रिपदी। कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ या ना। उदाहरण समझते हैं बेटा इसके, एग्जाम्पल ध्यान देना। क्या ध्यान देना आप? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो 3x² - 3x - 4। क्या ये 3 पद है क्या? बिल्कुल। देखो, एक पद, 2 पद और 3 पद। आपने लिख दिया 6y² + 10y। कितने पद हैं? आप कहेंगे सर यहां कहां लिख दिया, ये तो 2 पद है ना, 1 और 2, तो 1 2 वाले को द्विपदी बोला जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, जैसे ही मैंने -1 लगा दिया, जैसे ही मैंने क्या लगा दिया? -1, अब ये 2 पद नहीं होकर वे कितने हो गए? 3 पद हो गए। देखो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषाएं है या नहीं? बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आप कहेंगे सर गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हमें याद होगी, हम तो अब गर्दा उड़ा देंगे मैथमेटिक्स का, चिंता मत करो आप।
है ना, बिल्कुल उड़ रहा है ना, गर्दा तुरा नहीं, और करोगे क्या, नंबर तो लाने हैं, छप्पर फाड़ के नंबर लाने हैं आपको। ठीक है, हमने बहुपद के प्रकार पढ़े, बहुपदों का वर्गीकरण किया, पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। पहले हमने बहुपद सीखा, बहुपद होता क्या, बहुपद काम कैसे करता है, फिर बहुपद की परिभाषा लिखी, उसके एग्जाम्पल किए, फिर हमने क्या बहुपद का वर्गीकरण, वर्गीकरण दो प्रकार से कर दिया, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। पदों के आधार पर हमने पढ़ा 4 प्रकार के शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद हो, एक भी पद नहीं हो, उसको शून्य बहुपद बोला जाएगा, और उसका एग्जाम्पल होगा 0। अगर किसी बहुपद में एक पद है, केवल कितना पद है, एक, तो उसको आप बोलेंगे एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो, एक, तो ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। मैं जब पद की बात कर रहा हूं, मुझे घातों से कोई लेना देना नहीं है, मैं घात कितनी लगा सकता हूं, मैंने घात 120 तक पहुंचा दी, लेकिन मेरा पद एक है। जब तक बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, गुणा भाग का चिन्ह है, तब तक आप कोई पद डिसाइड नहीं करेंगे। जिस दिन प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, उस दिन पदों में इधर उधर हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 2, तो उसको कौन सा बहुपद बोला जाएगा, द्विपदी बहुपद। तो देखो ये 2 पद नहीं है क्या, देखो बिल्कुल प्लस आ गया, 2 पद, ये भी 2 पद है, ये भी 2 पद है। और त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसको त्रिपदी बहुपद बोला जाएगा। ये भी 3 पद है, ये भी कौन से पद हैं, 3 पद है। बोलो मेरे लाल और लालियों को दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से बहुपदों का जो वर्गीकरण हमने पदों के आधार पर किया है, उम्मीद है आप आराम से बता दो कि आपको अगर 4 पद आ गए, तो मैंने बोला था 4 वाले को बहुपद बोलना। मैं लिखवा दूंगा कल की क्लास में, जब वो घातों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ाऊंगा ना आपको, घातों के आधार पर वर्गीकरण जैसे ही हुआ, उसके नीचे मैं नोट डाल के पॉइंट लिख दूंगा। अगर पद 3 से ज्यादा है और अगर घात 3 से ज्यादा है, तो उसको केवल क्या बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है। बात समझ में भेजने में घुसी या नहीं घुसी, कोई दिक्कत है क्या मेरे लाल और लालियों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना धीरे पढ़ रहे हैं, इतना धीरे मैथमेटिक्स आपने कभी नहीं पढ़ी, एकदम चीजें लिख रहे हैं, एक एक लाइन बोल रहे हैं। अब ऐसा मत होना कि परिभाषा ऐसे लिखो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में आता उसका कंसेप्ट। एग्जाम्पल दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ABCD, बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपदी बहुपद है। तो पता इतना ही होना चाहिए, त्रिपदी का मतलब कितने पद, 3, और पद आपको पहचानने आने चाहिए। जैसे 3 पद नजर आएंगे, उसको राइट कर देना, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप बहुपद और बहुपदों के वर्गीकरण का टाइम प्लस पदों के आधार पर वर्गीकरण पूरा याद करके रखें। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में 99.99% जो सवाल आता है ना, वो वहां से आता है, घातों के आधार पर और बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। बिल्कुल छोटा सा बेसिक है, पहले चैप्टर की तरफ बेसिक इतना लंबा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। पहले चैप्टर में मुझे वो सम संख्या विषम संख्या बताना जरूरी है, इसीलिए लंबा नहीं लेके गए। इसमें ज़्यादा बेसिक लंबा नहीं, फिर प्रश्नावली हो जाएगी दूसरी कंप्लीट, ज़्यादा नहीं। इस सप्ताह में पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी नहीं 100% है, आप नो टेंशन रहे। इस वीक के अंदर दूसरा चैप्टर पूरा हो जाएगा आपके, ठीक है। मिलते हैं जल्दी कल इसी जोश और जुनून के साथ। बिल्कुल भी जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इन सब चीज़ों का क्या कर लेना, रिविजन। थैंक यू।